बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किसी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज चलते हैं कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने से पहले सेट का अंदाज़ा होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेट। नंबर 2, हमें सेट के अलावा ऑर्डर्ड पेयर का भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। अगर ऑर्डर्ड पेयर का भी हमें अंदाज़ा हो जाए और फिर उसके बाद हमें समझना होगा व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक और चीज़ रह जाएगी फंक्शन को समझने से पहले, वो होगी रिलेशन। जब ये चारों चीज़ें हम समझ लेंगे तो उस वक्त हमें फंक्शन को समझने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेट को डिफ़ाइन करते हैं कि सेट क्या चीज़ है, और उसके बाद ऑर्डर पेयर को और इसी तरह सबको तरतीब से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ सेट। सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि सेट इज a collection of well-defined and distinct objects, of well-defined and distinct objects. सेट की तारीफ में दो चीज़ें जो अहम बयान की गई हैं उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वेल डिफाइंड एंड दूसरे नंबर पर डिस्टिंक्ट। अगर इन दोनों चीज़ों का आपको अंदाज़ा है तो फिर आप जो है सेट को समझ सकते हैं। सेट को समझने के लिए क्या दो चीज़ें ज़रूरी हैं? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड एलिमेंट से क्या मुराद है, ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। अगर एक ऐसी कलेक्शन जिसमें एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों तो उस कलेक्शन को हम सेट का नाम दे देते हैं। तो वेल डिफाइंड से क्या मुराद है यहाँ पे? वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई एक कलेक्शन दी हुई है तो उस कलेक्शन को अंदर एलिमेंट्स भी ज़ाहिर सी बात दिए होंगे। तो अगर उस कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं तो हम अगर अपने पास से कोई भी एक एलिमेंट लिखें तो हमें अंदाज़ा हो जाए जो एलिमेंट हमने लिखा है ये इस कलेक्शन से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। अगर हमें ये अंदाज़ा हो जाए तो हम समझ लेंगे कि जो कलेक्शन हमारे सामने है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एलिमेंट उसमें है या नहीं है। अगर इस तरह अंदाज़ा हो जाए तो फिर वो कलेक्शन क्या होती है? वेल डिफाइंड होती है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है हमारे पास। इस कलेक्शन के एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। अब ये वेल डिफाइंड इसके एलिमेंट्स कैसे हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर हम कोई भी एलिमेंट अपने जहन में तसव्वुर करें, फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट जो है वो तसव्वुर किया कि एलिमेंट जो है वो 6। अब जैसे मैंने 6 लिखा तो हम देख सकते हैं कि जो 6 है वो इस कलेक्शन में मौजूद है। हम बता सकते हैं कि 6 जो है इस कलेक्शन का हिस्सा है। अब मैं एक और एलिमेंट लिखता हूँ जैसे 3/2, तो अब इस किस्म का तो कोई एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये एलिमेंट लिखने से भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस किस्म के एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है।
इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है। हम कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस कलेक्शन में मौजूद है या नहीं है। अगर हमें कोई भी एलिमेंट लिखने से ये अंदाज़ा हो जाएगा इस कलेक्शन में ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, या कोई भी कलेक्शन जो हम ज़ेर गौर ले रहे हों उसके अंदर अगर वो उसमें बिलोंग करता होगा तो ठीक, अगर नहीं करता होगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है। अगर हमें अंदाज़ा ना होगा तो वो मतलब क्लियर नहीं होगी, वाज़ेह नहीं होगी, तो कलेक्शन तो वो सेट जो है वो कलेक्शन नहीं कहलाएगी। दूसरे नंबर पर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एलिमेंट्स जो हैं बिल्कुल सारे के सारे इस कलेक्शन में डिफरेंट हैं। और हमने ये भी चेक कर लिया है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वेल डिफाइन है। हमने कोई भी एलिमेंट लिखा तो हमें अंदाज़ा हो गया कि वो इस कलेक्शन से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। तो इससे उसके वेल डिफाइन होने का अंदाज़ा हो गया। और डिस्टिंक्ट होने का कैसे पता चला कि हमने इस कलेक्शन में से देखा कि कलेक्शन में कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, बार बार तो नहीं आ रहा। तो इस तरह दोनों कंडीशनें जो हैं वो इस कलेक्शन ने सेटिस्फाई की हैं। तो इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है, एक सेट कहलाती है, इसलिए इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नाम दिया गया। इसके अलावा भी हम कोई कलेक्शन ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ही एक कलेक्शन है, अब इसके एलिमेंट्स देख लें कौन से हैं, 2 4 6 एंड 8। अब सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहली बात तो एक बात तो साबित हुई कि सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो मतलब डिस्टिंक्ट हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट्स जो है वो सेम रिपीट नहीं हो रहा। तो दूसरी शर्त हम चेक करते हैं क्या इसके एलिमेंट्स जो हैं वो वाज़ेह भी हैं, यानी वेल डिफाइंड भी हैं या नहीं है। तो वेल डिफाइंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें चेक करना पड़ता है, अगर हम कोई भी एलिमेंट लिखें, जैसे हमने एलिमेंट लिखा 5, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये 5 जो है इस कलेक्शन का हिस्सा नहीं है। जैसे ही हमने ये एलिमेंट लिखा 4, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये 4 तो इस कलेक्शन का हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमें एलिमेंट्स लिखने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसमें ताल्लुक़ रखता है और कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हम ये तस्वर कर सकते हैं कि जो एलिमेंट इसमें हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वेल डिफाइन है। इसका मतलब ये कलेक्शन भी जो है, ये कलेक्शन भी एक सेट है। तो इस किस्म की जो कलेक्शन आ जाए वो सेट होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर को। ऑर्डर पेयर को समझने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हम ऑर्डर पेयर को भी डिफाइन करते हैं कि एनी टू नंबर्स x and y written in the form of xy is called an ordered pair। कोई भी दो एलिमेंट्स हो, कोई भी दो नंबर हों, उनको अगर इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो एक ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर पेयर में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्डर पेयर के लिए एक ऑर्डर का यानी तरतीब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बता सकते हैं कि एक्स वाई एंड वाई एक्स आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर। ये दोनों क्या हैं, दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब है कि x और y जो हैं ये दोनों जो हैं ये बराबर नहीं है। हालांकि एलिमेंट्स उसमें भी x y हैं और इसमें भी x y हैं, लेकिन ऑर्डर चूँकि डिफरेंट है, तो ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों ऑर्डर पेयर जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, अनलेस, उस वक्त तक इक्वल नहीं हो सकते अनलेस x इज इक्वल टू वाई। ये सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं
ये दोनों तो अनइक्वल ऑर्डर पेयर हैं। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल उस सूरत में हो सकते हैं जब x जो है वो y के इक्वल आ जाए। जब x y के इक्वल होगा तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये हम दोनों को इक्वल कह सकेंगे, ठीक है। तो ये था ऑर्डर पेयर। यानी ऑर्डर पेयर में हमने करना क्या होता है कि सबसे पहले इसकी जो तरतीब है उसको ज़ेर गौर रखना होता है, और लाजमी गौर में रखना होता है कि जो तरतीब है, अगर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से होगा। ये ऑर्डर पेयर ये जो है ये दो सेट्स के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक सेट से, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड एलिमेंट से होता है। इस ऑर्डर पेयर की बात मज़ीद हम क्लियर कर देंगे जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करेंगे। तो चलते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने की तरफ। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B of two non-empty sets of two non-empty sets A and B is defined as कैसे डिफाइन किया जाता है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो ए क्रॉस बी है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। दो सेट्स कौन से ए और बी, अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑल पॉसिबल, एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ordered pairs set of all possible ordered pairs is called कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं किसको? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सच दैट set of all possible ordered pairs such that A belongs to A and B belongs to B। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। इसमें जो ये ऑर्डर पेयर्स होंगे इस किस्म के होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेट बी से होगा। यानी ए जो है वो सेट ए से और बी जो है वो सेट बी से होगा। तो इस तरह इनके ऑर्डर को लाजमी ज़ेर गौर लेकर आना है। जैसे मैंने ये एक ऑर्डर पेयर लिखा है, मैंने आपको बताया था कि आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये जो ऑर्डर पेयर लिखा है ए बी, अब मैं एक ऑर्डर पेयर लिखता हूँ बी ए। तो ये देखें ये एक ऑर्डर पेयर है, ये किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का है? ये ए क्रॉस बी का है। और ये जो ऑर्डर पेयर लिखा खड़ा है ये किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट जो है ये है बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये बी क्रॉस ए का ये एलिमेंट है। और ये पेयर ऑर्डर पेयर जो है ये ए क्रॉस बी का है। तो दोनों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह ये दोनों ऑर्डर पेयर डिफरेंट है। अगर ए और बी, उसमें भी ए और बी हैं, इसमें भी ए और बी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? ऑर्डर का है। जैसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया, यानी पहले हमारे पास ए क्रॉस बी था तो बी क्रॉस ए किया, तो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। यानी अब जो पहले फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा वो सेट बी का आएगा, और सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा वो सेट ए का। अगर ए क्रॉस बी होता तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे सेट ए का एलिमेंट और सेकंड प्लेस पे सेट बी का एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने डिफ़ाइन किया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट जो हमने समझना है वो समझना है रिलेशन, और रिलेशन के बाद हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रिलेशन इज़ एनी सबसेट ऑफ
any subset of a Cartesian product A क्रॉस B। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सबसेट हो उसको रिलेशन कहते हैं, इज कॉल्ड रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के किसी भी सबसेट को हम रिलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे ये A क्रॉस B है, और अगर हम A और B को डिफाइन करें, A सेट हमारे पास हो A, B एंड C के इक्वल, और सेट B जो है वो हमारे पास इक्वल हो 1 एंड 2 के इक्वल। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो किस तरह लिखते हैं हम? इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जो इनके तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है। तो अब इसके तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं? पहले हम लिखते हैं, हमने चूँकि ये A क्रॉस B है तो ऑर्डर पेयर जो भी लिखने हैं उसमें फर्स्ट प्लेस पे इसका A का एलिमेंट लिखना है और सेकंड प्लेस पे B का एलिमेंट। तो A1 एंड A2, इसके बाद है B1 एंड B2, नेक्स्ट है C1 एंड C2। ये तकरीबन तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो A से B की जानिब थे वो हमने लिख लिए। A to B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, वो हमने उसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो लिखे जा सकते थे वो हमने लिख लिए। अब इसमें से कोई भी एक ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर, 3 ऑर्डर पेयर या 4 ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल कोई भी एक सबसेट जो इसका होगा उसको हम नाम देते हैं रिलेशन का। तो अब इसमें से कोई भी एक जो है वो सबसेट ले लें इसका, जैसे A1 हम ले लिया एंड A2, ये 2 जो ऑर्डर पे जो एलिमेंट्स थे इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो हमने ले लिए। इन पर मुश्तमिल एक सेट ले लिया, इसको कोई एक नाम दे दिया हमने D का। तो ये सेट जो है ये चूँकि सब सेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का, तो इसको हम नाम देंगे रिलेशन का। ये क्या है? एक रिलेशन बन गया है फ्रॉम A टू B। अब अगर हम मैप पर इसको वाज़े करें रिलेशन को, अब रिलेशन की अगर डेफिनेशन आपको समझ आ गई है कि रिलेशन क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, यानी ये A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हमने डिफाइन कर दिया पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है। ये हमने एग्जांपल उधर इसलिए नहीं दी ताकि टाइम बच जाए, हमने रिलेशन में एग्जांपल देनी थी, हमने ये टाइम चाहे। अभी आपको इधर एग्जांपल दी है कि ये अगर A क्रॉस B हमारे पास 2 सेट्स हैं A एंड B, और उनका जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया उसमें तमाम पॉसिबल उसके ऑर्डर पेयर्स लिखे। उन पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स में से तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर में से उसका अगर एक इस सेट का कोई एक सब सेट लेते हैं तो उसको हम रिलेशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है। ये तो हमने 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, इनमें से 4 भी, यानी कोई भी सब सेट जो है चाहे वो एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और तो उसको हम उसका रिलेशन ही कहेंगे A से B की जानिब। तो हम रिलेशन A टू B हम लिखते हैं। अगर जैसे ही हमारे पास ये एक हमने सेट डिफ़ाइन कर दिया है जो सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B का, तो अब नेक्स्ट जो हम इसको डिफ़ाइन मैप के ज़रिए कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बेसिकली ये 2 सेट्स थे A और B, जैसा कि ये हमारे पास 2 सेट्स थे, एक सेट था हमारे पास A एंड दूसरा सेट था हमारे पास B। सेट A में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? A, B एंड C। एंड सेट B में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? 1 एंड 2। तो इस तरह
सेट ए में से जो ए है वो मैप हुआ किसके साथ, 1 के साथ, और सेट ए में से ए ही जो है वो मैप हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो इस तरह ये एक रिलेशन बना किसके दरमियान, दोनों सेटों ए और सेट बी के दरमियान। कैसा रिलेशन बना, जो हमने ऊपर बताया हुआ है, A1 एंड A2। तो इस तरह ये रिलेशन है एक, क्योंकि ये क्या है, एक सब सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशंस को हमने आपको बता दिया ये कैसे बना, मैप के ज़रिए भी और डिफ़ाइन कर दिया डेफिनेशन में भी, और साथ में हमने एग्जांपल दे दी कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी, और साथ हमने रिलेशन की भी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे वो हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और मज़ीद इस किस्म की मैपिंग्स भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब फंक्शन की जानिब। तो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, कौन कौन सी, एक सेट, एक ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद हमने बताया आपको ये रिलेशन। इन चारों चीज़ों को समझने के बाद अब हम चलते हैं किसकी जानिब, फंक्शन की जानिब। तो अब फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। फंक्शन क्या है कि इफ़ ए एंड बी are 2 non-empty sets, then function is defined as function from A to B is defined as a rule mapping relation या फिर हम कॉरस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। A function is defined as a rule mapping relation or a correspondence which associate each and every element of each and every element of set A with unique element of set B. अगर हमारे पास कोई एक ऐसा रिलेशन, ऐसा रूल, ऐसी मैपिंग हो जिसमें 2 सेट्स यानी नॉन एम्प्टी सेट्स ए से बी की जानिब, तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स अगर इस तरह एसोसिएट हों सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, यानी सेट ए का हर रुकन जो है वो इस्तेमाल हो जाए और हर रुकन जो है वो उसकी एक यूनिक आउटपुट यानी एक यूनिक सेट बी से के एलिमेंट के साथ यूनिकनेस हो, इस तरह
एसोसिएट हो, कि वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सेट बी में से, तो इसको कहते हैं फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी जो हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, अब इसको एक और तरह से भी डिफ़ाइन हम कर सकते हैं। फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, सेट, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और फंक्शन। तो जैसे मैंने अब फंक्शन को डिफ़ाइन किया, इसमें सारा का सारा जिक्र है रिलेशन का, और रिलेशन को जब मैंने डिफ़ाइन किया उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब डिफ़ाइन किया तो उसमें ऑर्डर पेयर का, और ऑर्डर पेयर में उससे पहले हमें सेट का अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिंक्ड थी, इसलिए ये बताना ज़रूरी थी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। तो चूँकि अब हमने ये डिफ़ाइन कर ली हैं सारी चीज़ें, तो अब हम इस काबिल हैं कि हम फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकें, फंक्शन के बारे में बता सकें। तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन क्या होता है, एक रूल मैपिंग और एक कॉरस्पेंडेंस या एक रिलेशन होता है, जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट होता है विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब ये दोनों कंडीशनें हैं कि सबसे पहले तो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है सेट ए का वो यूज़ होना चाहिए, और सेकेंडली जो हमारे पास ये सेट बी के जिन एलिमेंट के साथ जो एसोसिएट हो रहा है, तो ये यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएट हो। ये दो चीज़ें जो इसमें वो मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये दो शर्तें हैं किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद एलिमेंट ऑफ बी। अब पहली बात तो यह है कि हर एलिमेंट ए का एसोसिएट होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के साथ, और दूसरा क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट ए का एसोसिएट हो रहा है वो यूनिक सेट बी में जो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो। तो ये दोनों चीज़ें जो ये लाजमी माइंड में रखनी है जब भी हमने फंक्शन को डिस्कस करना है। तो अब नेक्स्ट जो हम करते हैं, अब हम डायग्राम्स के ज़रिए रिलेशन और फंक्शन का जो फ़र्क है वो वाज़ह करते हैं, और फंक्शन को डायग्राम के ज़रिए बताते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन जो अगर हमारे पास दो सेट, बेसिकली तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो सेट्स होने चाहिए। दो सेट्स जो हैं अगर हमारे पास ऐसे हों कि ये देखें, अगर एक सेट हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, सेट बी है, इस तरह के ये दो सेट्स हमें लिखे हैं, सेट ए एंड सेट बी। अगर हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 4 एंड 6, तो इस फंक्शन को हमने जो ए से बी की जाने फंक्शन है, जो रिलेशन है, इसको कैसे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इस तरह कि एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये ए और बी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए, ए इज़ इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 2, 4 एंड 6, ये दो सेट्स हमने लिख लिए। अब हमने ए से बी की जानिब जो हमने एक रिलेशन बनाया, अब उसको हमने फंक्शन का नाम देना है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें
क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो सारे के सारे एलिमेंट ए के यूज़ होने चाहिए और यूनिकली एसोसिएट हों विद ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो अब हम जो अगर सादा लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो सादा लफ्ज़ों में मैं बता सकता हूं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट इस्तेमाल होने चाहिए और सेट ए के एलिमेंट जब बी के साथ एसोसिएट हों तो सेट ए का एलिमेंट ए बी के साथ तो एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, लेकिन सेट ए के दो एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी एक इनपुट की दो आउटपुट्स नहीं होती। हमेशा दो इनपुट्स की एक आउटपुट तो हो सकती है, लेकिन एक इनपुट की दो आउटपुट्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसलिए हमेशा जब भी हमने लेना है तो सेट ए का एक एलिमेंट हमें एक आउटपुट तो दे सकता है, सेट ए के दो एलिमेंट्स भी हमें एक आउटपुट दे सकते हैं, सेट ए के तीन एलिमेंट्स भी हमें एक आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन सेट ए का एलिमेंट सेट बी में से दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, यानी दो आउटपुट्स नहीं दे सकता, ना दो से ज़्यादा दे सकता है। तो इसलिए सेट बी के साथ जो है एसोसिएट होने वाले एलिमेंट्स ए के हैं वो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ एसोसिएट होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी डायग्राम को और इन फंक्शन को, किस तरह फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया। ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल हो किस चीज़ के इक्वल, 2x के इक्वल, यानी अगर हम x की वैल्यू जो है यहाँ पे जो भी पुट करें तो उसकी डबल वैल्यू हमें सेट b में मिलनी चाहिए, उसका इमेज जो है हमें वो 2x की फॉर्म में मिलना चाहिए। तो इस तरह जो है हमारे पास हम किस तरह एसोसिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे f ऑफ x में x की जगह पे 1 रखते हैं, जो सेट ये सेट ऑफ इनपुट्स है, तो ये सेट ऑफ कोड डोमेन है, इस कोड डोमेन में से यानी ये डोमेन है, ये कोड डोमेन है, और जो हम बी में से एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उसको हम रेंज कहते हैं, सेट ऑफ रेंज कहते हैं। सबसे पहले हम x में अगर x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये हमें सिंपल वैल्यू मिलती है 2 × 1 = 2। तो इसका मतलब है कि जब हमने a का एलिमेंट 1 लेना है तो उसने किसके साथ एसोसिएट होना है, 2 के साथ b में से, तो हमने इसको इस तरह एसोसिएट कर दिया। इसी तरह जब हम f ऑफ x यानी x की जगह पे वैल्यू 2 पुट करते हैं, यानी इसमें से ये x की वैल्यू 2 पुट की हमने, तो ये किसके साथ एसोसिएट होगा, ये अभी इस फंक्शन के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, तो इसका मतलब है ये जो 2 है ये 4 के साथ एसोसिएट होगा इस फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इसके मुताबिक। और नेक्स्ट जो है वो 3, इस तरह जब हम 3 पुट करते हैं इधर तो ये वैल्यू हमें देता है 2 × 3 = 6। तो ये एलिमेंट जो है ये 6 के साथ, यानी 3 जो है ये किसके साथ एसोसिएट होने जा रहा है, ये 6 के साथ एसोसिएट होने जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं और बी के ए का हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट जो है सेट बी में से उसके साथ उन्होंने एसोसिएशन की है। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारे पास। अगर हम इसी को यूँ लिख दें, ये अगर हमारे पास इस तरह लिखें कि ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी हो, तो ये सेट ए से बी की जानिब अगर हम इस तरह का रिलेशन बनाएं कि 1 भी एसोसिएट हो जाए इसके साथ और 2 भी एसोसिएट हो जाए इसके साथ, 3 भी, तो ये हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि 1 जो है वो 2 भी आउटपुट दे और 1 जो है वो 4 भी आउटपुट, ये एक फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, बल्कि ये जो है ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह हमने फंक्शन को भी डिफ़ाइन कर लिया। आगे मज़ीद फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।